नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। मंगलवार को सरकार ने जनगणना के धार्मिक आंकड़े जारी किए। ये वो ऐतिहासिक मौका है जिसमें जाहिर हुआ कि सभी धर्मों की वृद्धि दर पहले के मुकाबले गिरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सारे धर्मों के भीतर पिछले दशकों के मुकाबले सुधार दर्ज हुआ है। जो इलाके ज्यादा शिक्षित हैं वहां आबादी की दर धीमी रही और वहां बाकी जगहों की तुलना में लिंगानुपात भी बेहतर दिखा। तो वहीं धर्म जाहिर नहीं करने वालों की तादाद में भी भारी उछाल आया है, करीब करीब 300%। लेकिन यह आंकड़ा जारी होते ही जाति आधारित जनगणना को भी सार्वजनिक करने की पुरानी मांग फिर से उठ खड़ी हुई है। विशेष में आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विशेष दास्ताने आबादी। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ने 2011 जनगणना के धर्म आधारित आंकड़े जारी कर दिए हैं। इनमें 6 धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की तादाद और उनके प्रतिशत का ब्यौरा है। इसके मुताबिक हिंदुओं की आबादी में 0.7% कमी दर्ज की गई है। वहीं मुस्लिमों की तादाद 0.8% बढ़ी है। हालांकि बीते दशकों की तुलना में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। – 2011 की जनगणना के जातीय आंकड़ों को सार्वजनिक करने की राजनीतिक दलों की मांग के बीच सरकार ने 25 अगस्त को धर्म आधारित आंकड़े जारी किए। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल आबादी 121 करोड़ 9 लाख है। इसमें हिंदुओं की आबादी 96 करोड़ 63 लाख, मुस्लिमों की 17 करोड़ 22 लाख, ईसाइयों की 2 करोड़ 78 लाख है। देश में 2 करोड़ 8 लाख सिख, 84 लाख बौद्ध और 45 लाख जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं। जिस स्टेट्स में वैसे ही ज़्यादा एजुकेशन है, तो जैसे केरल में, तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, केरल में सारे या क्रिश्चियन हो, सारे कम्युनिटीज़ के ग्रोथ कम है। तो आप केरल के मुस्लिम को देखो तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो यूपी के हिंदू से काफ़ी कम है। तो ये एक पूरा नेशनल एवरेज करना कि मुस्लिम्स आर ग्रोइंग एट अ हायर रेट देन हिंदूज़, ये बहुत अनसाइंटिफिक तरीका है पॉपुलेशन को देखने का। 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जनसंख्या में 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई हैं। तो वहीं 1.7% सिख, 0.7% बौद्ध और 0.4% लोग जैन धर्म के हैं। 10 साल पर 2011 सेंसस डेटा का अंग है। जहाँ तक मेरी समझ है एससीसीसी से इसका कोई रिश्ता नहीं है और रिलीजियस माइनॉरिटीज का डेटा तो हमेशा से आता ही रहा है। एससी एसटी का, फिर मेल फीमेल का, डिफरेंट जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनका डेटा ये तो आता ही है, पिछले कई सेंसस से ही आता है। 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना करें तो 2001 में हिंदुओं की आबादी 80.5% थी, जिसमें 2011 में 0.7% की कमी दर्ज की गई। 2001 में मुस्लिमों की आबादी 13.2% थी, जिसमें 2011 में 0.8% का इजाफा हुआ। वहीं 2001 और 11 में ईसाइयों की तादाद 2.3% रही, यानी कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं आई। वहीं सिख धर्म को मानने वालों की जनसंख्या 2001 में 1.9% थी, जिसमें 0.2% की कमी आई है। वहीं बौद्धों की आबादी में 2001 के 0.8% की तुलना में 0.1% की कमी रही। जैन धर्मावलंबियों की बात करें तो 2001 की तुलना में 0.03% कम रही।
जो पूछते हैं सेंसस में कि नो रिलीजन या अदर रिलीजन्स, तो उसमें लोगों को स्पेसिफाई करने नहीं देते कि उनकी क्या दूसरी रिलीजन है या क्या वो नास्तिक है। जनगणना के 2001 के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम असम राज्य में बढ़े, जबकि अरुणाचल प्रदेश में हिंदुओं की तादाद में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई। इससे पहले जुलाई में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने 2001 के सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना जारी की थी। इसमें जातीय आधार पर आबादी के आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। अनु दीवान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और 2001 से 2011 के दशक के बीच भारत में जनसंख्या वृद्धि दर पहले से कम हुई है। सरकार की ओर से जारी धार्मिक आंकड़े में एक बड़ा ही अहम ट्रेंड देखने को मिला है। देश में हर धर्म की वृद्धि बीते दशक के मुकाबले कम हुई है। और लिंग अनुपात पर अगर नजर दौड़ाएं तो इसमें धर्म के बदले इलाकों के अनुसार बदलाव देखे जा रहे हैं। हर धर्म की जनसंख्या वृद्धि दर इतिहास में सबसे निचले स्तर पर है। बात चाहे हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो या फिर सिख या ईसाई की, इन सारे धर्मों की वृद्धि दर बीते दशक के मुकाबले कम हुई है। 17.7% की औसत वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में दर्ज हुई। मोटे तौर पर देश के दो बड़े धार्मिक समुदाय के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो सबसे ज्यादा गिरावट मुस्लिम समुदाय में देखी गई है। 1971 से 1981 के दौरान मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर 30.78% था। 1981 से 1991 के बीच 32.88%, 1991 से 2001 के बीच 29.52% और 2001 से 2011 के बीच 24.60% की वृद्धि दर रही। यानी बीते दशकों के मुकाबले करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। हिंदुओं की वृद्धि दर में भी 1971 के बाद से लगातार गिरावट हो रही है। हिंदुओं की 1971 से 1981 के दशक में वृद्धि दर 24.07% रही, जबकि 1981 से 1991 के बीच 22.71%, 1991 से 2001 के बीच 19.92% और 2001 से 2011 के बीच 16.76% रही। हम ट्रेंड देख रहे हैं कि सारे कम्युनिटीज़ में फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है और ये साफ एजुकेशन और पॉवर्टी से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी एजुकेशन बढ़ता है, फैमिली प्लानिंग बढ़ती है और पॉवर्टी कम होता जाता है तो फर्टिलिटी रेट गिरती है। तो एक तो जो एनकरेजिंग ट्रेंड है कि चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी में फर्टिलिटी रेट गिर रही है। मुस्लिमों की कुल आबादी में बढ़ोतरी हुई है और बीते दशक में सबसे तेजी से यही समुदाय बढ़ा। लेकिन बीते दशकों की तुलना में आबादी पर नियंत्रण में मुस्लिम समुदाय काफी हद तक कामयाब हुआ है। 2001 में मुस्लिमों की वृद्धि दर 29.3% थी। 2011 में ये घटकर 24.6% रह गई। हिंदुओं की वृद्धि दर 2001 में 19.9 थी, जो 2011 में घटकर 16.8 रह गई। ईसाइयों की वृद्धि दर 2001 में 22.5% थी, जो कि 2011 में घटकर 15.5% रह गई। इसी तरह सिखों की वृद्धि दर 2001 में 16.9% थी। 2011 में यह आंकड़ा घटकर 8.4% रह गया। बौद्ध समुदाय की वृद्धि दर 2001 में 22.8% थी। 2011 में घटकर 6.1% रह गई। जैन की वृद्धि दर में भारी गिरावट दर्ज की गई। 2001 में 25.9% से घटकर ये 2011 में मात्र 5.4% रह गई। यानी बीते दशक की तुलना में प्रतिशत के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा जैन समुदाय ने आबादी पर अंकुश कसा है, जबकि हिंदुओं ने सबसे कम। लिंगानुपात के मामले में सबसे सुखद आंकड़े ईसाइयों के हैं और सबसे खराब आंकड़े सिखों के। ईसाइयों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1023 महिलाएं, बौद्ध धर्म में 965 महिलाएं, जैन में 954 महिलाएं, मुस्लिमों में 951 महिलाएं, हिंदुओं में 939 महिलाएं और सिखों में 903 महिलाएं हैं। हालांकि लिंगानुपात के आंकड़ों पर नजर दौड़ाने पर यह भी पता चलता है कि ज्यादा विकसित इलाकों में लिंगानुपात बेहतर है। अगर हम सही मायने में ये रिलीजियस डेटा को देखें तो
इससे हमें पता चलना चाहिए कि किस कम्युनिटीज़ को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, कहाँ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा हाई है तो उनको ज़्यादा मदद देनी चाहिए। जनगणना में धर्म जाहिर नहीं करने वालों की तादाद में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछली जनगणना के मुकाबले इसमें 294% का इजाफा हुआ है। अल्पसंख्यक आबादी शहरों में रहना ज्यादा पसंद कर रही है। सिखों को छोड़ दें तो मुसलमान, बौद्ध और जैन की 40% से ज्यादा आबादी शहरों में रह रही है। हिंदुओं में ये आंकड़ा 29% है। दिलीप खान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के नाम से जारी रिपोर्ट में जाति से जुड़े आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि इससे पहले सरकार देश के ग्रामीण इलाकों की सामाजिक और आर्थिक सेहत की तस्वीर पेश कर चुकी है। जुलाई की शुरुआत में जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। उन्नीस सौ 32 के बाद ये पहला मौका है जब जनगणना के ऐसे आंकड़े मिले हैं। 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय की अगुवाई में देश के 640 जिलों में ये जनगणना की गई। इसमें कई अहम बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 24 करोड़ 39 लाख परिवार हैं, जिनमें से 17 करोड़ 91 लाख परिवार गाँव में रहते हैं। सरकार ने 10 करोड़ 69 लाख परिवारों को वंचित माना है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 21.53% यानी 3 करोड़ 86 लाख परिवार अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। गांव में रहने वाले 05.37 करोड़ यानी हर तीसरा परिवार भूमिहीन है, जबकि 13% से ज्यादा परिवारों के पास रहने के लिए एक कमरा भी नहीं है। A document of this kind, which will reflect the realities of India, is going to be a very important input for all policy makers, both in the central government and the state governments. And I'm sure with the enormity of schemes and their reaches that all governments have, this document will form a basis of helping us to target groups for support. रिपोर्ट बताती है कि गांव में रहने वाली आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी खेती पर निर्भर है। रिपोर्ट के मुताबिक 30.10% ग्रामीण परिवार आज भी खेती पर निर्भर हैं, जबकि महज 14% घरों में नौकरी या किसी रोजगार से आय होती है। तो वहीं करीब 06.6 लाख परिवार भीख मांग कर गुजारा करते हैं, जबकि 4 लाख परिवार कचरा बीनते हैं। We are now on the cusp of a huge development shift that will move the numbers of poverty to the names of the villages that need government intervention. The idea is to deal with all the aspects of poverty of the families simultaneously, be it food, housing, jobs, education, health, skills, social grouping, or giving the poor voice in the village or the panchayat. रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में आधे से ज्यादा परिवारों की आमदनी दिहाड़ी और मजदूरी से होती है, जबकि 75% घरों की मासिक आय 5,000 से कम है। 10,000 से ज्यादा आय वाले महज 8.29% घर ही हैं, जबकि गांव की 68% आबादी फोन से लैस है। सरकार के मुताबिक ग्रामीण आबादी का महज 4.6% परिवार ही आयकर भरते हैं। सरकार के मुताबिक आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों की पहचान करने में इस जनगणना से अहम कामयाबी मिली है। इन आंकड़ों से ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक हालत का तो पता चला ही है, साथ ही केंद्रीय योजनाओं के असली हकदारों की पहचान करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत में कब शुरू हुई जनगणना और इसका महत्व क्या है। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है।
नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दो 2011 की जनगणना के धार्मिक आंकड़े जारी होने के बाद जाति आधारित आंकड़े भी सार्वजनिक करने की मांग बढ़ गई है। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में से जब चुनिंदा आंकड़े 2 महीने पहले ही जारी किए गए तो कई राजनीतिक पार्टियों ने इसकी मांग उठाई। 80 साल बाद 2011 में जाति जनगणना की गई है, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए। ये तस्वीरें बीते महीने की हैं। जाति आधारित जनगणना के आंकड़े उजागर करने की मांग के साथ पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राजभवन तक मार्च किया। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के गठबंधन को लगता है कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना बिहार में गैर बीजेपी दलों की एकता में कारगर साबित हो सकता है। इसी के तहत लालू प्रसाद यादव बीजेपी को पिछड़ों और दलितों का विरोधी बताने में जुटे हुए हैं। पिछड़े वर्गों के और सबका जो सेंसस हुआ जनगणना, बड़ा भारी खतरा महसूस किया है भाजपा। आज नाम दिया है रिपोर्ट और समझ गया है कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। और ये कास्ट सेंसस हो जाएगा तो देश में इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए कोई सरकार ये नहीं करेगी और ये जो गरीब तबका है, जो असली भारत है, उसे ये भाषा के जरिए, धूर्तता की भाषा के जरिए बेवकूफ बनाते रहेंगे। सरकार सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के सामाजिक और आर्थिक ढांचे की जानकारी सार्वजनिक कर चुकी है। इन आंकड़ों को जारी करते वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया था कि इनसे गरीब और कमजोर तबके का जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। I am sure with the enormity of schemes and their reaches that all governments have, this document will form a basis of helping us to target groups for support. सरकार जनगणना के जातिवार आंकड़े सार्वजनिक करने पर एक राय नहीं बना पाई है। 25 अगस्त को जब सरकार ने धार्मिक आंकड़े जारी किए तो एक बार फिर जाति आधारित आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग तेज हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनगणना के धार्मिक आंकड़े जारी करने को लेकर भी सियासी दलों में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लिहाजा बिहार की पार्टियां जातिगत आंकड़ों के पक्ष में लामबंद हो रही हैं। जाति को लेकर के एक समझ बनाने के लिए आवश्यक है कि जनगणना के आंकड़ों को आप बिना किसी फेरबदल के, बिना किसी जिसको कहते हैं रिव्यू के नाम पर आप उसको कहीं कुछ छुपा लें, कहीं ढक दें, उन सब के आपको सामने लाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मानकों में जातियों की स्थिति क्या है और क्या जातियों का संबंध उनके अधूरे या विकास न होने के मामलों से जुड़ा हुआ है। कुछ आंकड़ों को जारी किया गया और जाति से संबंधित आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। आखिर क्यों, यह प्रश्न उठता है। जब सर्वेक्षण कराया गया, गणना कराई गई, तो फिर उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और लोगों को संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए और जो समाज के विभिन्न समूह हैं उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। 1931 के बाद पहली बार 2011 में जाति आधारित जनगणना की गई। यूपीए 2 सरकार ने 2010 में संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेने के बाद इसे हरी झंडी दी थी। हालांकि उस वक्त भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियों के भीतर इस मुद्दे पर व्यापक असहमतियां थीं। 3 जुलाई 2015 को जनगणना के कुछ चुनिंदा आंकड़े जारी किए गए थे। इसके बाद संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में कई बार विपक्ष ने जातिगत आंकड़े जारी करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसी भी देश के लिए जनगणना के आंकड़े बेहद अहम होते हैं। इसके तहत रहन सहन, आर्थिक स्तर, साक्षरता, घर, जन्म मृत्यु दर और लैंगिक अनुपात
जैसी तमाम जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं और इनके आधार पर ही सरकार जन कल्याण की तमाम योजनाएं बनाती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर हमारे देश में आबादी की गिनती कैसे होती है और इसका तरीका क्या है। कश्मीर में केसर की क्यारी से कन्याकुमारी तक फैला देश भारत, करीब 125 करोड़ की आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। जाहिर है इतनी बड़ी आबादी की जनगणना एक बड़ी प्रक्रिया है। उस पर सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न पहलुओं से जुड़े सटीक आंकड़े जुटाने की चुनौती भी होती है। जनगणना संख्या की विभिन्न विशेषताओं पर सांख्यिकी जानकारी का एकमात्र जरिया है। भारत में सबसे पहले 1872 में कई हिस्सों में जनगणना की गई। इसके बाद जनगणना के लिए 1881 में पहली बार अलग विभाग बनाया गया और सेंसस कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत में सेंसस कमिश्नर का पद 1941 तक रहा। इसके बाद 1949 में इसका नाम बदलकर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कर दिया गया। मई 1949 में भारत सरकार ने इसे गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया। तब से ये विभाग हर 10 साल पर जनगणना करता है। जनगणना शुरू हुई थी 1871 में और तब से रिलीजन और कास्ट का भी एन्यूमरेशन हो रहा था, कास्ट की भी गणना हो रही थी। तो शुरुआत में बहुत ही कई ऐसे कास्ट थे, कई ऐसे कम्युनिटीज़ थे जिन्होंने अपने आप को हिंदू मुस्लिम दोनों डिक्लेयर कर दिया था। तो सेंसस वाले ने ज़बरदस्ती उनको बोला कि नहीं, आप दोनों नहीं हो सकते, आपको चुनना पड़ेगा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो जैसे मेव है, जो हरियाणा के मेव है, तो वो अपने आप को मतलब ऐसा हो सकता है कि एक भाई हिंदू होगा, एक भाई मुस्लिम होगा। पंजाब में भी कई लोग हैं जो एक हिंदू होगा और एक भाई सिख होगा। तो ये कि आपका एक ही रिलीजन हो सकता है, ये एक तरह से जनगणना की ही देन है। सामाजिक, आर्थिक और दूसरे सामयिक परिप्रेक्ष्य के साथ जनगणना में नए आयाम जोड़े जाते हैं। 1931 की जनगणना के 80 साल बाद 2011 में पहली बार जाति के आधार पर गिनती हुई। 15वीं जनगणना का काम 1 मई 2010 को शुरू हुआ। इसे 2 चरणों में पूरा किया गया। इसे 27 लाख से ज़्यादा अधिकारियों ने 7,000 नगरों, कस्बों और 6 लाख से ज़्यादा गांवों में घर घर जाकर पूरा किया। इसके तहत लिंग, धर्म, शिक्षा स्तर, व्यवसाय आदि के आंकड़ों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। इस बार जनगणना में 3 तरह की प्रश्नावली थी। इन फॉर्म में मकान सूचीकरण, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और परिवार इकाइयां जैसे 3 हिस्से थे। 2011 की जनगणना अभी पिछले दिनों हुई है, तो उससे करीब 2 साल पहले ही हम, या 3 साल मान लीजिए, हम पूरी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तैयारी के तौर पे सबसे पहले तो ये होता है कि जो हमारा जनगणना अधिनियम है 1948, उसके तहत राष्ट्रपति महोदय एक अधिसूचना जारी करते हैं। केंद्र सरकार इस चीज़ की अधिसूचना जारी करती है। जनगणना में सिर्फ लोगों की गिनती नहीं की जाती, बल्कि बिंदुवार कई जानकारियां भी ली जाती हैं। आंकड़े जुटाने के 2 तरीके होते हैं, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। भारत में प्रत्यक्ष विधि से जनगणना का काम किया जाता है और इसी से जन्म और मृत्यु दर का आकलन किया जाता है। जबकि विकसित देशों की बात करें तो अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय देशों में जन्म और मृत्यु दर का आकलन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होता है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन में जनगणना से 18 महीने पहले के जन्म और मृत्यु की जानकारी भी जोड़ी जाती है। अनु दीवान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। आगे भी आपको दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर विशेष। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।